दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेगापंक ने यहाँ पे पूरी दुनिया को जॉय बॉय और वॉइड सेंचुरी में हुई घटनाओं के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया है। वहीं दोस्तों एडिसन जो कि लेवोफेस के बैरियर से बचता हुआ नीचे आया था, वो यहाँ पे आर्टिफिशियल क्लाउड को जनरेट करने वाली गैस को रिलीज कर देता है, जिसकी मदद से हमारे साथी अब सुरक्षित समुद्र में लैंड कर सकते हैं। और ये करने के बाद एडिसन बोलता है कि स्ट्रॉ हेड तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा और कुछ भी हो जाए वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों पकड़े मत जाना। तो दोस्तों चलते हैं हम लेवोफेस में, जहां हम स्टेसी को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैरियर को डीएक्टिवेट करने के लिए अभी भी कोशिश जारी करती रहती है। लेकिन दोस्तों तभी उसके पास एडिसन का कॉल आता है जो उससे बोलता है स्टेसी बैरियर को तुरंत डीएक्टिवेट करो और यहाँ से भाग के चले जाओ। लेकिन स्टेसी उसको बताती है कि वो स्ट्रॉ हेड्स को पीछे छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन एडिसन उसको बोलता है कि बैरियर अब यूजलेस हो चुका है, क्योंकि वो लोग जिनको बैरियर नहीं रोक सकता वो लोग ऑलरेडी लेवोफेस के अंदर इन्वेट कर चुके हैं। और हम देखते हैं कि सैटर्न और मार्स अपनी हाकी की मदद से पूरे लेवोफेस के अंदर मौजूद एक एक करके सभी ट्रांसपोंडर स्नेल को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। वो बताता है कि उससे जो कुछ भी हो सकता था उसने वो किया स्ट्रॉ हेड्स को यहाँ से निकलने के लिए, और अब आगे का वो लोग खुद ही संभाल लेंगे। और ये सुन के स्टेसी को थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर वो बोलती है कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं निकल पाए तो स्टेला उस पर काफी गुस्सा करेगा। लेकिन एडिसन उसको बोलता है ऐसा कुछ नहीं है स्टेसी, तुम बस यहाँ से चुपचाप फटाफट निकल जाओ। जिसके बाद स्टेसी उसको बोलती है कि अब जब स्टेला इस दुनिया में नहीं है तो अब उसके पास जीने के लिए कोई भी विल मौजूद नहीं है, और उसे ये भी नहीं पता कि अब उसे आखिर किसके लिए जीना है। दोस्तों नामी यहाँ पे जीनवे को कांटेक्ट करके पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर हो, जिसके जवाब पे जीनवे उसको बताता है कि सॉरी हम लोग जल्द ही वहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जोरो जीनवे को बोलता है तुमको कोई सॉरी और बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद नामी जोरो को बोलती है तू तो शांति रह बेटा, तेरा पिछवाड़ा तो मैं बाद में लाल करूंगी। जिसके बाद नामी उनको जल्दी से यहाँ पे आने के लिए बोलती है, क्योंकि नेवी की शिप्स ने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में आना शुरू कर दिया है और वो नहीं चाहती कि जैसे ही वो लोग पानी में लैंड करें उनके ऊपर नेवी के द्वारा अटैक होना स्टार्ट हो जाए। इसलिए जीनवे जल्दी जल्दी उनके तरफ जाने की कोशिश करता है। वहीं दोस्तों जायंट्स की शिप में हम एटलस को देखते हैं जो कि यहाँ पे वेगापंक की बॉडी को रख के काफी ज्यादा गुस्से में वापस से आइलैंड की तरफ निकल जाती है। और वहीं जायंट्स की शिप के सामने यहाँ पे सेंट ईथन बैरन का सामना जायंट्स बोनी और सांजी मिलके कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेंट ईथन बैरन उन सभी को काफी ज्यादा आउट पावर कर देता है, और इसी बीच जायंट्स यहाँ पे सेंट ईथन बैरन की पूंछ पकड़ के उसके ऊपर बोनी के साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेंट ईथन बैरन उन सभी को एक बार में ही हरा देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में बोनी के ऊपर सीधा अपनी तलवार से अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन फ्रैंकी एंड टाइम में आके यहाँ पे बोनी को बचा लेता है। खैर इसके बाद यहाँ ईथन बैरन हमारे साथियों को इग्नोर करके सीधा लेवोफेस की तरफ ऊपर जाने लगता है। और वहीं पे वेगापंक अपने वॉइड सेंचुरी के मैसेज को कंटिन्यू करता है, जिसमें वो बताता है कि वॉइड सेंचुरी का अंत जॉय बॉय की हार के साथ हुआ था। और वेगापंक का ये मैसेज ईथन बैरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और अपने मैसेज में वेगापंक आगे बताता है कि भले ही वो वॉर खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसके पीछे उस वॉर का इर्रेपेरेबल असर रह चुका है, जिसको कैलकुलेट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। पर दोस्तों यहाँ वेगापंक की बातों को सुन के ईथन बैरन का काफी तेज मत्था सनक जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी कितेसु शॉट का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे लेवोफेस को ही यहाँ पे दो हिस्सों में काट देता है, और इसके असर से यहाँ पे लैब के अंदर मौजूद सेराफिन्स और साइबरफुल के एजेंट्स नीचे जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। वहीं वेगापंक अपने मैसेज में कंटिन्यू करता है और वो बताता है कि आज की दुनिया में जितने भी आइलैंड्स हैं उन सभी में रहने वाले लोगों को समुद्र पार करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, और वहाँ पे रहने वाले काफी सारे लोग तो अपनी पूरी जिंदगी में भी दूसरी कंट्री के कल्चर को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते। पर आज से हजारों साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वॉइड सेंचुरी के दौरान कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ था जिससे ये दुनिया जिसमें हम अभी रह रहे हैं वो समुद्र के नीचे डूब गई। और अभी जिस वक्त हम इस दुनिया के काफी सारे आइलैंड्स में रह रहे हैं, एक टाइम पे वो पूरा एक कंबाइंड कॉन्टिनेंट था। और वेगापंक के द्वारा ये सब बातें सुन के रेवोल्यूशनरी आर्मी के काफी सारे लोग चौंक जाते हैं, जिसमें हम इवांका को देखते हैं जो बोलता है कि क्या सच में हमारी दुनिया समुद्र के नीचे डूब चुकी है और इस वक्त हम लोग उस कॉन्टिनेंट के पीसेस में ही रह रहे हैं।
हैं। खैर वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि एंशिएंट टाइम में काफी सारे कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे जिनका हमको आज के टाइम पे कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता, और हम लोग यहाँ नामी के होम टाउन में वहाँ के लोगों को भी इस मैसेज को सुनता हुआ देखते हैं, जहाँ पे नोजिको जो कि नामी की मुंह बोली बहन है वो इस मैसेज को इग्नोर करके नामी की तेंग्रीन की फसलों में पानी डालने के लिए निकल जाती है। खैर वेगापंक आगे बताता है कि जो दुनिया आज से हजारों साल पहले मौजूद थी, अगर वो आज भी वैसे ही होती तो वॉइड सेंचुरी की हिस्ट्री को रिकॉर्ड से इरेज करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता। पर इत्तेफाक से उन 100 सालों के दौरान समुद्र का लेवल 200 मीटर तक बढ़ गया, और 200 मीटर की बात सुन के यहाँ पे पूरी दुनिया के साथ साथ नेवी ऑफिसर्स भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि भाई उनकी शिप ही सिर्फ 60 मीटर की होती है और 200 मीटर तो पूरी दुनिया को डुबाने के लिए काफी है। लेकिन फिर वहाँ पे उनका वाइस एडमिरल आके बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे वेगापंक की बातों को सुनना बंद करो और उनको यहाँ पे साइफरफोल एजेंट्स और सेराफिम्स के आइलैंड के सेंटर में गिरने की खबर देता है। वहीं दोस्तों चॉपर के होम टाउन साकुरा किंगडम में हम डाल्टन को देखते हैं जो बोलता है कि क्या वेगापंक जो भी बोल रहा है वो सच में पॉसिबल भी है। और वहीं पे हम डॉक्टर कुरेहा को भी देखते हैं जो बोलती है कि डॉक्टर वेगापंक तो काफी बड़े बड़े क्लेम्स कर रहा है और मुझे ये पसंद आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया अभी भी काफी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो कि एक 200 मीटर ऊंचे माउंटेन की तरफ पॉइंट करके बताते हैं कि अगर इतना सारा पानी इस दुनिया में अचानक से आ जाए तो इससे तो काफी सारे लोग मर जाएंगे। वेगापंक अपने मैसेज को कंटिन्यू करता है और वो बोलता है कि आखिर ये दुनिया समुद्र के नीचे कैसे डूबी, शायद से कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा, पर मुझे जहाँ तक लगता है ये कोई नेचुरल नहीं बल्कि एक मैन मेड डिजास्टर था। और जब वेगापंक ये सारी बातें दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा था तो मॉर्गन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वीवी उसकी चोंच दबा के उसको शांत होने के लिए बोलती है ताकि वो यहाँ पे वेगापंक के मैसेज को ध्यान से सुन सके। खैर वेगापंक अपने मैसेज को वापस से कंटिन्यू करता है और वो बताता है कि अगर वो इंसिडेंट कोई नेचुरल डिजास्टर होता तो वो अक्सर बार बार होता ही रहता, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को हर कुछ सेंचुरीज में काफी सारा नुकसान होता। लेकिन मॉर्गन बोलता है कि मैं इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन वीवी उसको एक ठूंसा मार के शांत करा देती है। और वेगापंक आगे बताता है कि दुनिया के सभी डिफरेंट कैटेगरीज के साइंटिस्ट ने ये एविडेंस शो किया है कि वो डिजास्टर कोई ऐसा डिजास्टर नहीं था जो कि 100 सालों में शांत हो जाता, इसलिए इसका रूट कॉज तो कुछ और ही है। और वो बताता है कि जब मैंने कुछ दिनों पहले पूरी दुनिया में सी लेवल के राइज होने का प्रेडिक्शन किया था, तब मुझे उसके कारण और क्रिटिकल फैक्टर्स के एग्जिस्टेंस पर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि जो एंशिएंट वेपन का यूज करके 800 साल पहले दुनिया को समुद्र के नीचे डुबाया गया वो आज भी मौजूद है, और इस वक्त वो वेपन्स इंतजार ही कर रहे हैं दोबारा से एक्टिवेट होने का। और वेगापंक बताता है कि जो ग्रेट वॉर आज से 800 साल पहले वॉइड सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। और अब यहाँ पे वेगापंक की बातों को इमुसमा भी सुन के हैरान होने लगते हैं। साथ ही साथ पूरी दुनिया के लोग भी इस बात को सुन के काफी हैरान थे कि जिन वेपन्स ने पूरी दुनिया को पहले समुद्र के नीचे डुबाया वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही साथ उनको ये डाउट भी होता है कि जो लड़ाई 800 साल पहले चालू हुई थी वो आखिर अभी तक कैसे कंटिन्यू है। वहीं दोस्तों मैरिजुआ के अंदर हम इमुसमा को देखते हैं जो अपने सामने दीवार में टंगी हुई एक पेंटिंग को देखता है, और इस पेंटिंग में जो महिला है वो हमें प्रिंसेस वीवी की तरह दिखाई दे रही है। तो हो सकता है दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि वीवी की फैमिली से ही बिलोंग करने वाली नेफेतारी डी लिली की हो सकती है। खैर वेगापंक अपने मैसेज को कंटिन्यू करता है और इसमें वो पूरी दुनिया से माफी मांगता है। साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी को भी इस बारे में पता चले। वहीं हम लोग ईगाराम को देखते हैं जो यहाँ प्रिंसेस वीवी के गुमशुदा होने के पोस्टर्स को लेके उदास बैठा था, और आगे वेगापंक बताता है कि वो एक ऐसे पावर सोर्स को क्रिएट करना चाहता था जिससे वर्ल्ड की फ्यूचर ग्रोथ को काफी ज्यादा पुश मिले। हालांकि उसका ये प्रोजेक्ट अभी भी इनकम्प्लीट था, बट फिर भी मदर फ्लेम उसकी रिसर्च के बाद उस स्टेज पे पहुंच चुका था कि पूरी दुनिया उसका प्रैक्टिकल यूज कर सके। और वो एक ऐसा पावर सोर्स था जिसे पूरी दुनिया में मौजूद हर देश के लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों वेगापंक बताता है कि मदर फ्लेम का एक हिस्सा कुछ दिनों पहले चोरी हो गया था और इसे वो अपनी ही गलती मानता है। दोस्तों हम देखते हैं कि एडिसन के पास टसी का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये एक्सप्लोजन की आवाज किसकी थी। तो एडिसन उसको बताता है कि लेवोफेस में मौजूद साइफरफोल एजेंट्स और सेराफिम लैब के साथ ही नीचे आके गिर गए हैं। साथ ही साथ एडिसन यहाँ पे इस बात से काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि अब वो स्ट्रॉ हेड्स के लिए
और आइलैंड क्लाउड्स नहीं भेज सकता। और वो स्टासी से बताता है कि एक और 5 एल्डर्स का मेंबर ऊपर लेवो फेस में पहुंच चुका है, इसलिए वो स्टासी से बोलता है कि स्टासी प्लीज वहां से भाग जाओ। जिसके जवाब में स्टासी एडिसन से एक रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो यहाँ पे काकू को भी फ्री कर सकती है, जिसपे एडिसन स्टासी को बोलता है कि तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। वापस से वेगापंक के मैसेज में चले तो वेगापंक बताता है कि आज से 2 हफ्ते पहले मदर फ्लेम का एक हिस्सा चोरी किया गया था, जिसके तुरंत बाद हमें लुलुशिया किंगडम में हुए हमले के बारे में पता चला, जिस हमले में लुलुशिया किंगडम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसी इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद हमने पूरी दुनिया में एक काफी मैसिव अर्थक्वेक को ऑब्जर्व किया। और आगे वो बताता है कि ऐसी इमेंस पावर तो सिर्फ मदर फ्लेम के द्वारा ही जनरेट की जा सकती थी। तो जिस मदर फ्लेम को उसने इन्वेंट किया था लोगों की भलाई के लिए, उस एनर्जी सोर्स से एक एंशिएंट वेपन को एक्टिवेट किया गया और उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर ये काम किसका था। पर इस इंसिडेंट की वजह से जिन लोगों की भी जान गई उसके लिए मुझे माफ कर दो। और वेगापंक यहाँ पे लुलुशिया किंगडम के ऊपर हुए हमले को लेकर पर्सनली खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है और वो पूरी दुनिया से इसके लिए सॉरी भी बोलता है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जिस आर्टिफिशियल इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को कभी डुबा दिया था, अब ये प्रूफ हो चुका है कि ये सब कुछ एक्चुअल में पॉसिबल है। और इस एंशिएंट वेपन के बारे में सुन के मोमोनोस्के बोलता है कि कहीं प्लूटोन भी इनमें से तो एक नहीं, लेकिन किनेमोन यहाँ उसको आगे कुछ भी बोलने से मना कर देता है। वेगापंक बताता है कि ये जो भी एंशिएंट वेपन्स पहले मौजूद थे, जॉय बॉय ने किसी तरह से इन सभी को आगे की जनरेशन को पास किया। पर आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो ये चाहता था कि बची हुई दुनिया भी फिर से समुद्र के नीचे डूब जाए? तो आखिर इस स्टोरी में कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसका आंसर तो हमें समय ही बताएगा। और हम लोग यहाँ पे नेवी की शिप में सेंगोकू को देखते हैं, जो यहाँ पे वेगापंक के मैसेज को सुनता हुआ लगातार खूब सारी कुकीज को खाते ही जा रहा था, जिसपे सूरु उसको आके बोलती है धीरे धीरे खा वरना तेरा गला चोक हो जाएगा, जो कि आगे चल के उसके साथ हो भी जाता है। वेगापंक अपने मैसेज में बताता है कि मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि आखिर एग्जैक्टली ये दुनिया कब डूब सकती है, लेकिन इस बारे में वॉइड सेंचुरी से अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो कि किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में पूरी सच्चाई पता है। और वो लोग हैं किंग ऑफ द पायरेट के क्रू मेंबर्स। और जब ये बात पूरी दुनिया को पता चलती है कि वॉइड सेंचुरीज के सीक्रेट्स एक पायरेट को पता है, तो पूरी दुनिया के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ये सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में भी आ जाते हैं। दोस्तों हम लोग यॉर्क को देखते हैं, जो ये बात सोच रही होती है कि आखिर स्टेला यानी कि वेगापंक को इस बात का पता कैसे चला कि उसने यहाँ पे मदर फ्लेम का कुछ हिस्सा चुराया था, क्योंकि उसने तो यहाँ पे उनकी मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन को ऑफ भी करके रखा था। फिर यहाँ पे यॉर्क, जिसके अंदर भी वेगापंक का ही दिमाग है, वो और ज्यादा गहराई से सोच विचार करती है और यहाँ पे सभी 5 एल्डर्स को कांटेक्ट करके बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि वो ट्रांसमिशन ट्रांसपोंडर स्नेल आखिर कहाँ पे छिपा हुआ है, जिसमें वो बताती है कि वो ट्रांसमिशन ट्रांसपोंडर स्नेल नीचे फेब्रियो फेस में ही उस विशाल आयरन जाइंट के अंदर मौजूद है। और सीधा चलते हैं हम लोग हमारे आयरन जाइंट अहमद की तरफ, जिसके ऊपर नेवी के सभी शिप्स यहाँ पे मिलके अटैक कर रही हैं, लेकिन उनमें से किसी भी अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। खैर वेगापंक अपने मैसेज में आगे बताता है कि पायरेट किंग के क्रू मेंबर्स को तो वॉइड सेंचुरी के बारे में पता चल चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी लोग बिना किसी को इसके बारे में कुछ भी बताए गायब हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने इस सीक्रेट का पता लगा के उसके ऊपर कोई एक्शन भी आखिर क्यों नहीं लिया। दोस्तों हम लोग यहाँ पे शेखी को देखते हैं, जो कि रेलिक को बोलती है कि तुमने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है। और नशे की हालत में ही रेलिक बोलता है कि मैं अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। और वो वेगापंक का मैसेज भी सुन रहा था, तो वो उसको बोलता है कि वेगापंक तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। और वो यहाँ पे सारी स्टोरी को यंग लोगों के लिए स्पॉइल करने से उसको मना करता है और नशे की हालत में ही वो रॉजर को भी याद करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर दो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड इन कमांड कौन है, जिसका सही आंसर है साबो। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है उन सभी के कमेंट तुम सभी को स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और इस वीक का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुमको बताना है कि रॉबिन का क्रोकोडाइल की टीम में आखिर कोड नेम क्या था। अगर तुमको इसका सही आंसर पता नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।